जानेंगे, हम हक से जानेंगे। RTI जब से लागू हुआ है, RTI का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको RTI लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। कहते हैं कि डॉक्टर और जो अस्पताल होते हैं वे विश्वास, उन पर बड़ा विश्वास होता है, भरोसा होता है, इसीलिए इंसान अपनों का इलाज कराने के लिए बिना किसी शर्त के वहां जाता है। लेकिन सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इस पर ज़रूरत भी है कि उस पर चर्चा की जाए। 2 RTI लगती है, एक मुंबई से लगती है। मुंबई से जो RTI लगती है उससे पता चलता है कि मुंबई में 150% जो है सिजेरियन डिलीवरी के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट जो अस्पताल हैं, जो छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं, उनकी संख्या, उनमें जो सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक दूसरी RTI दिल्ली से लगती है। दिल्ली में पिछले साल लगभग 3,74,000 से अधिक बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 54% बच्चों का जो है जो सिजेरियन से वो पैदा हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मानसिकता क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ज़रूरत है, सिजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत है या मजबूरी बनती जा रही है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रेणु मिश्रा जी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सीताराम भारती रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमें जो दूसरे खास मेहमान हैं वो है डॉक्टर DR राय, पूर्व सचिव हैं IMA के। और डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे जो मेहमान हैं मदन मोहन जैना साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ काम करते रहते हैं। तो मदन मोहन जी आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मुंबई की RTI से पता चला कि 150% मामले सिजेरियन के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें बढ़े हुए हैं और दिल्ली में भी ऐसा ही लगभग मामला सामने निकल गया है। सबसे पहले डॉक्टर रेणु मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर ये आंकड़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये ज़रूरत है या मजबूरी है लोगों की? देखिए, सिजेरियन सेक्शन सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं और इसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है कि क्यों सिजेरियन सेक्शन रेट इतने बढ़ रहे हैं। अगर आप WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन देखें तो 10 से 15% ही प्रसव जो है, डिलीवरी जो है सिजेरियन से होनी चाहिए, जिसमें कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के फ़ायदा होता है। अगर इससे ज़्यादा होती हैं तो भी उसका नुकसान है कहीं ना कहीं, और इससे कम होती हैं तो भी नुकसान है जी। तो इसमें मैं कहूँगी कि वाकई ये है तो चिंता का विषय कि हमारे शहरों में इतनी बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण कुछ मरीज़ के ऊपर भी निर्भर करते हैं और कुछ डॉक्टर के ऊपर भी करते हैं। जब मैं मरीज़ के ऊपर कहती हूँ तो मैं, या मरीज़ नहीं होती एक्चुअली, ये तो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं, हेल्दी महिलाएं होती हैं। तो इनकी अगर मैं कहूँ तो हमारे जो गाइडलाइंस थे कि कितने घंटे प्रसव में लगने चाहिए, वो भी अब पिछले कुछ सालों में सारे बदल गए हैं। क्योंकि उसमें ये निकल के आया कि जो अब स्त्रियां प्रसव में जाती हैं वो उम्र में ज़्यादा होती हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वज़न ज़्यादा होता है, फिजिकल काम नहीं करती। गांव में आप देखिए कि जब फिजिकली इतना हार्ड वर्क करती हैं लेडीज़ तो ऐसे चलते फिरते प्रसव होते हैं, 2-4 घंटे में बच्चे हो जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होते। तो इन सब से हमारी गाइडलाइंस में बदलाव आया कि सब, हर स्टेज जो लेबर का स्टेज है उसमें ज़्यादा समय लगता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर DR राय साहब, मैंने कई डॉक्टर से बात की इस विषय को उठाने से पहले। उनका एक बहुत स्पष्ट मानना है कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग होम में जो अस्पताल का प्रशासन है, वो मरीज को इतना डरा देता है या उनके तीमारदार सोच ही नहीं पाते कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। देखिए, अगर डॉक्टर किसी को डरा देता है तो हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि हकीकत को मरीज़ को बता दिया जाए, पेशेंट को बता दिया जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का समाज हमारा बहुत ही बदल गया है, जो आज से 30 साल 40 साल पहले नहीं था। जो डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही है कि हमारी गृहिणियाँ जो लेडीज़ थी, घर में इतना काम करती थी, दिन भर काम करती थी, कभी भी उनको प्रसव के अंदर कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज की सेडेंट्री लाइफ के अंदर देखिए, लाइफ स्टाइल डिजीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं। ओबेसिटी आज की तारीख में हमारे यहाँ मैक्सिमम हो चुकी है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ हो चुकी है, हाइपरटेंशन हो चुका है, लेट मैरिजेज एक कारण है। लेडीज वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं और वो अपनी फिगर के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। इवन मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जहां पेरेंट्स उस लेडी के साथ आते हैं कि साहब हमने तो अपना मुहूर्त निकलवा लिया है, इतने बज के इतने मिनट के ऊपर हमको बच्चा की कराई चाहिए।
अब आप बताइए डॉक्टर को कहां दोष देंगे? लेकिन सर इनका प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। ये सब वो लोग हैं जो एलीट वर्ग के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑपरेशन। और ये अभी भी गांव में ग्रामीण जो महिलाएं वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनके परिवार के सदस्य अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो सीजरियन ऑपरेशन कराएं। संतोष जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये समस्या भी जो बढ़ रही है आज हमारी अर्बन सिटीज के अंदर, मेट्रो सिटीज के अंदर बढ़ रही है। गांव में विलेजेस के अंदर आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का देखो, वहां पे नर्सिंग होम नहीं है, वहां पे मैक्सिमम डिलीवरी 90% डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं। लेकिन आप यहीं सिटी में आ जाओ, एक वर्किंग लेडी है, वो इतना पेन को बियर नहीं कर सकती, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे को तो फ्री कर दो कैसे भी करके, 3-4 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं अपना काम कर लूं। तो वो एक ऐसा बोझ बन गया है उनके ऊपर, और हर कोई अपने आप को चाहता है कि मेरा बच्चा इतने बज के इतने मिनट पे हो तो मेरा बड़ा ऑस्पिशियस चाइल्ड होगा। ये तो शहर की बात होगी। मदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आर्टिस्ट जो आंकड़े निकल के, आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी अधिक प्रतिशत की मात्रा में बढ़ोतरी हो जा रही, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है? क्योंकि ये लोग डॉक्टर हैं या फिर प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इस आरटीआई के आंकड़े के अलावा एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी रिलीज हुआ है 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। उसके आंकड़े, इसमें हर स्टेट में जाके स्टडी करते हैं। उनके जो आंकड़े कहते हैं कि जो सीजेरियन प्रसव हैं वो सरकारी अस्पतालों में 15% से घट के 12% आ गए, और प्राइवेट में 27% से बढ़ के 40% हो गए। तो जो ट्रेंड दिखा रहा है कि सरकारी में घट रहा है, प्राइवेट में बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है जी। अगर एक सीजेरियन एक डिमांड होती है, एक ट्रेंड होता, तो सरकारी में बढ़ना चाहिए था। अच्छा, दूसरा इसका एक पहलू है, इस सब के बावजूद एक डाटा ये भी कहता है कि उसमें सारे स्टेट वाइज डाटा भी हैं। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे सीजेरियन करीब 20% हैं। केरला में जो प्रसव होते हैं वहाँ पे करीब 100% प्रसव डॉक्टर की देखरेख में होते हैं, अस्पताल में होते हैं। तो वहाँ भी करीब 30% प्रसव जो है जो सरकारी अस्पताल में है वो सीजेरियन हो रहे हैं। तो एक तो ये बात ट्रेंड ये आती है कि जो लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, जो लोगों के पास आर्थिक संपन्नता आ रही है और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ रही है, तो सीजेरियन डिलीवरी भी साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमने इलाज कराया, हम चले गए, सरकार ने देखा कि इलाज हो गया, बात खत्म हो गई। इलाज के बाद उस इलाज का ऑडिट नहीं होता है। अगर ये व्यवस्था कर दी जाए कि इलाज के बाद इलाज का ऑडिट हो जाए, तो ये देख में आ जाएगा कि भाई ये जो इसने ये ऑपरेशन किया है या ये डिलीवरी की है सर्जरी से, ये ज़रूरी थी या नहीं थी, या ये सिर्फ सर्जरी के मामले में नहीं। हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारी दवाएं होती हैं। एक सर्वे कहता है कि 86% दवाएं डॉक्टर जो लिखते हैं वो बेमतलब की होती हैं, और करीब 78% जो टेस्ट होते हैं वो बिना वजह के होते हैं। और बहुत सारे, आप तो सर्जरी की बात करें, अगर आप बाईपास सर्जरी की, बहुत सारी बाईपास सर्जरी बेवजह की हो जाती हैं। आप स्टंट जबरदस्ती लगा दिए जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टंट पे इतना अच्छा फायदा होता है, हॉस्पिटल को भी फायदा है। अब तो अभी उसकी कीमतें तय कर दी गई हैं और बड़ा इसमें काफ़ी बदलाव विरोध चल रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक अगर ये एक बेस्ट व्यवस्था, एक सिस्टम होता है, ये ब्रिटेन में इस तरह का सिस्टम है, कई और कंट्री में, इलाज के बाद अगर डॉक्टर के इलाज का ऑडिट हो जाए, कोई सेपरेट एजेंसी बने कि भाई मरीज अपना पर्चा करा के आप वहाँ जमा करा दीजिए, उसका ऑडिट होगा, कभी अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो उसको डॉक्टर को कॉल किया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकारी अस्पतालों में लोगों को ज्यादा भरोसा है इस मामले में, सीजेरियन के मामले में? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ये कहना बहुत मुश्किल है संतोष जी, क्योंकि जो क्लाइंटेल सरकारी हॉस्पिटल में जाती है वो प्राइवेट में नहीं जाती, और जो प्राइवेट में जाती है वो सरकारी में नहीं जाती। प्राइवेट में भी लोगों के अपने अपने माइंडसेट हैं पेशेंट्स के। जैसे ने कहा कि आजकल बहुत सारी लड़कियां चाहती नहीं है नॉर्मल लेबर में जाना, नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो वैसा अस्पताल देखते हैं। कुछ लोग वाकई आजकल में थोड़ी जागरूकता फिर से शुरू हुई है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में स्पेशली आते हैं कह के कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो वो भी इंटरनेट पे देखते हैं कि कहाँ हमें नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सारे अस्पताल अपने आंकड़े नेट पे डालें हर महीने कि इतनी डिलीवरी हुई, उसमें इतने सिजेरियन हुए, और सिजेरियन में भी फिर आगे क्लासिफिकेशन होता है, एक नॉर्मल हेल्दी यंग लड़की है जो प्रसव में है, और एक 40 साल की है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसको डायबिटीज है, या उसको आईवीएफ से प्रेगनेंसी, आप दोनों की तुलना बराबर नहीं कर सकते। तो इसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर आप सिजेरियन सेक्शन रेट डालें तो जो आपका एंड यूजर है, कस्टमर है, पेशेंट है, वो देख सकता है कि आपके सिजेरियन आपके अस्पताल में क्या रेट है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डी आर राय साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे रेणु जी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि ऑनलाइन आंकड़े आने चाहिए, सभी अस्पतालों के आंकड़े आने चाहिए कि क्या उनका रेशियो है। आपको क्या लगता है इससे कम से कम पारदर्शिता बढ़ेगी, लोग पहले ही देख लेंगे कि हाँ इस अस्पताल का ये स्टेटस है? ये हम भी किसी कई लेवल के ऊपर ये बात कर चुके हैं, जो जिस प्रकार से जना साहब ने बोला कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग, ऑपरेशन ऑडिटिंग, डिलीवरी ऑडिटिंग ये ज़रूर होनी चाहिए। अगर मैं एक डिलीवरी कंडक्ट होने के बाद उसका डाटा देता हूँ कि वाई
इस लेडी की हमें सिजेरियन क्यों करना पड़ा, ये 5 कंडीशन ऐसी आ गई थी। अगर हम उसको और डिले करते तो फीटर डिस्ट्रेस में था, मदर डिस्ट्रेस में थी, ये था, मतलब सारी चीजें आ गई, तो कोई भी आदमी उसको अनजस्टिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल वो पेशेंट वो मतलब कहना चाहिए लेडी प्रसव की पेन को भी सह रही है, फिर अगर कोई डॉक्टर करता है तो वो एक गलत बात है, हम उसको कहीं एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन ये बात जरूर का ऑडिटिंग हो जाएगी तो एक पारदर्शिता उसके अंदर आ जाएगी। राजस्व प्रिस्क्रिप्शन का जो हमारे कंट्री के अंदर मैक्सिमम है ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। आज हमारे देश के अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन बहुत हो रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम हमेशा कहते हैं, हम अपने आईएमए के लेवल पर हर वक्त इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे को ऑडिटिंग रेगुलेशन होना चाहिए। रेणु जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो लेबर पेन सहने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है? ये जो तिथि की बात होती है, मुहूर्त की बात होती है कि इतने बजकर इतने मिनट पर हमें बच्चा चाहिए, तो इससे भी जो सीजन ऑपरेशन इनकी संख्या बढ़ी है? जी, मुहूर्त वाली बात अलग है और पेन सहने की क्षमता की एक बात अलग है, दो अलग अलग बातें। मुहूर्त वाले फिर भी मैं कहूँगी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल परसेंटेज ही है जो मुहूर्त निकाल के करते हैं। लेकिन पेन से जो आजकल की महिलाएं घबराती हैं वो संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है पढ़ी लिखी महिलाओं में, तो उसमें काउंसलिंग का बहुत रोल है। अगर आप प्रेगनेंसी में शुरू से काउंसिल करें, अगर उसको बताया जाए उस पेशेंट को कि सिजेरियन के क्या नुकसान हैं और नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं, तो उस 9 महीने में आप उसकी मनोस्थिति बदल सकते हैं। और ये संभव है। हमने अपने हॉस्पिटल में पिछले साल में इस पे बहुत कार्य किया और हमने अपना 50% से 20% सिजेरियन सेक्शन रेट लिया है। लेकिन इससे आपको 9 महीने उसके माइंड पे उसके काम करना पड़ता है ताकि वो समझे कि मेरा किस में फ़ायदा है। अगर एंड यूज़र को समझ में आता है कि मेरा फ़ायदा इसमें है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच बदलती है। और अगर आप उसको ये समझाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली उसको आसान रास्ता दिखता है कि सिजेरियन करना। बिल्कुल। मदन जी, मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि अगर ऐसे मामले आते हैं और कोई अस्पताल प्रशासन से परेशान भी होता है, वो नॉर्मल चाहता है लेकिन सिजेरियन हो गया और बहुत बड़ा बिल आ गया, उसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी शिकायतों का कुछ होता नहीं। देखिए, इसके लिए एक कोई ऐसे कानून तो हमारे देश में है बिल्कुल नहीं, लेकिन एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था कुछ साल पहले, पार्लियामेंट में पारित भी हो गया है। लेकिन ये एक्ट ऐसा है कि इसको राज्यों को अडॉप्ट करना है, तो 1-2 स्टेट ने इसे शायद अडॉप्ट किया है। इसमें सारा ये प्रोविज़न है कि आपको अपना डिस्प्ले करना होगा, क्या प्राइस है, क्या फीस है और अपना क्या एथिक्स है और तमाम चीज़ें इसको डिस्प्ले करनी है। तो स्टेट एक तो उसमें नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक क्या है कि एक MCI ने एक डॉक्टरों के लिए आचार संहिता बनाई हुई है। उसमें वैसे तो हॉस्पिटल नहीं आते हैं, डॉक्टर आते हैं। उसमें है कि अगर कोई डॉक्टर अनएथिकल आचरण करता है, मान लो ओवर चार्जिंग करता है, अनावश्यक ट्रीटमेंट करता है, अनावश्यक दवाएँ लिखता है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें आप उसको शिकायत कर सकते हैं डॉक्टर की। उसमें अगर उस MCI उसी आचार संहिता को ये लागू है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पालन नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई स्पेशल कोई शिकायत करे इसमें तो उसमें कार्रवाई होती है, वैसे MCI करती है। देखिए मदन जी, एक बात मैं कहूँगी, ये हर तरह का प्रोफेशन है, लॉयर है, डॉक्टर है, सबके लिए आचार संहिता है, मीडिया के लिए तो सबके लिए, मीडिया के लिए भी है। तो जब तक आपका बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं, मैं तो कह रही हूँ सबके लिए है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, डॉक्टर के ऊपर सारी बंदिश डाली जा रही है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ सबके लिए है, सबके लिए है। लेकिन अपने समाज में हमें समझना पड़ेगा कि हम एथिकल प्रैक्टिस करें। तो वो मैंने कहा रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। इसके अलावा जो आपने एक सही बात कही कि एक जो पेशेंट को काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई मानसिक रोग है उसी मामले में काउंसलिंग की जरूरत समझी जाती है। एक मतलब प्रेगनेंसी हो गई या कोई और ऑपरेशन हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। प्राइवेट अस्पताल थोड़ा शुरू कर रहे होंगे, तो इसमें जैसे एक जो फर्स्ट टाइम दुनिया में जो ट्रेंड है उसमें ये ट्रेंड कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी जो होती है उसको सीजेरियन, उसमें 90% सीजेरियन हो रही है जी। अमेरिका में और ब्रिटेन का आपको देखो होगा डाटा, तो फर्स्ट डिलीवरी 90% तक वो नहीं, 90% तो बहुत ज्यादा है। अभी तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीजेरियन ऑपरेशन के बाद क्या परेशानियां आती हैं और सबसे बड़ी बात क्या लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग जागरूक नहीं है, उन्हें काउंसलिंग करने की जरूरत है ताकि जो सीजेरियन ऑपरेशन के जो मामले हैं उन पर कहीं ना कहीं कमी आए। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूचना अधिकार कानून से 2 आंकड़े सामने निकल के आए। एक दिल्ली से आंकड़ा सामने निकल के आया, एक मुंबई से निकल के आया और उसमें ये मोटा मोटा निकल के आया है कि जो सिजेरियन ऑपरेशन जो है, डिलीवरी जो मामले हैं, उनकी जो प्रतिशत है, संख्या है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा। डॉक्टर रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर जच्चा बच्चा का अगर सीजन ऑपरेशन से होता है बच्चा, तो बाद में क्या परेशानियां आती हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाद में काफ़ी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है जब कोई सीजन ऑपरेशन होता है। देखिए, सिजेरियन ऑपरेशन के कई पहलू हैं। पहली बात तो माँ अपने बच्चे को उसी समय लेके फीड नहीं कर सकती, क्योंकि उसको या तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है या उसको दर्द हो रहा है, तो वो बॉन्डिंग भी नहीं होती बच्चे के साथ इमीडिएटली। बहुत जगह तो बच्चा नर्सरी में रहता है एक दिन, जब तक कि माँ इस हालत में नहीं होती कि बच्चे को संभाल पाए। दूसरी है मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम में एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आपका कष्ट दूर हो गया सारा और आप ठीक है, और उसके बाद आपका कष्ट शुरू होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो कट है उस पर पेन होगा, आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे। तो एक तो ये पेन की प्रॉब्लम है, ये तो इमीडिएट प्रॉब्लम है। दूसरी आपने कहा इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन अच्छे हॉस्पिटल्स में रेट बहुत कम होता है, बट हाँ डेफिनेटली इन्फेक्शन का रिस्क तो होता ही है जो कट होता है उसमें। और उसके बाद है लॉन्ग टर्म समस्या। अगर पहला सिजेरियन होता है तो पहले प्रसव में हम किसी महिला को, चाहे अगर वो ठीक है उसका बच्चा और माँ, तो 24 घंटे 48 घंटे भी प्रसव में छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब उसके स्कार आ गया यूट्रस पे, अगले प्रेगनेंसी, अगले लेबर में किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप बहुत देर वेट करें, क्योंकि डर लगता है कहीं वो खुल ना जाए स्कार। तो इसलिए उसका सिजेरियन का रेट बढ़ जाता है, नेक्स्ट का। बहुत सारे लोग तो चांस ही नहीं लेते नेक्स्ट का, नेक्स्ट सिजेरियन ही करते हैं। डॉक्टर भी नहीं करते, डर के मारे कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है समाज में, कॉम्प्लिकेशन की बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। आजकल हमारे जो मरीज हैं वो 100% गारंटी चाहते हैं, जो कि हम, डॉक्टर इंसान ही है, डॉक्टर कोई दैवी शक्ति तो है नहीं। आप सब कुछ करते भी, अगर आप सर्जन हैं, आप 100 ऑपरेशन करेंगे तो किसी एक में कॉम्प्लिकेशन होगी, आप दुनिया के बेस्ट सर्जन हो, लेकिन हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है। इस चक्कर में डॉक्टर बहुत सारे डर के मारे भी सिजेरियन कर देते हैं, जरा सा कुछ और सिजेरियन कर दिया। डॉक्टर अपनी भी जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर DRS साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम मुहूर्त की बात छोड़ दें, हम समय तिथि की बात छोड़ दें, तो इन जो प्रतिशत बढ़े हैं इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं पैसा है, सिर्फ पैसे की वजह से कि सीजन ऑपरेशन होगा, 5 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके चार्जेस, एक बिल बढ़ाने की बात है? मैं इसको तवज्जो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ नहीं है, इसके अंदर सबसे बड़ा हमारी लाइफ स्टाइल का चेंज होना है। सिटीज़ के अंदर जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेडीज़ वर्किंग हैं, घर के अंदर उनके पास काम करने की जगह नहीं है, वो रेगुलरली डॉक्टर्स के पास रेगुलरली 9 महीने अपनी चेकअप भी नहीं करवा पाती हैं। एक बार उसको डॉक्टर ने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दे दी, एक आध बीच में चेकिंग करवाती हैं, उसके बाद 9वें महीने में जाकर एडमिट होती हैं। तब तक उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है इवन डॉक्टर को भी नहीं पता होता। और कुछ लेडीज इतनी पर्टिकुलर है कि वो सब कुछ छोड़ के अपना रेगुलर ANC चेकअप, एंटीनेटल चेकअप करवाती हैं। तो आपको उन दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। मेजोरिटी आज की तारीख में भी है जो हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं है, कुछ है तो बहुत ज्यादा है, कुछ है तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सर पहले तो नॉर्मल बच्चे बहुत एक्सट्रीम पर है। तो हमारा जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि वहां पर पेशेंट 9वें महीने में पहुंचता है और उसके अंदर उसका ओवरवेट हो चुकी होती है, बॉडी बहुत हैफ्टी हो जाती है, बच्चा ट्रांसफर्स में है या उसका ब्रीथ प्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं देखा, डॉक्टर उस वक्त कहता है भाई अब तुम इस कंडीशन में आओ, हमें तो सिजेरियन करना पड़ेगा। उस वक्त डॉक्टर को ब्लेम जाता है। मदन जी, आपका क्या कहना है? मेरा वही सवाल है कि अगर हम मुहूर्त को छोड़ दें, तिथि को छोड़ दें, समय को छोड़ दें, मुहूर्त की बात ही नहीं, क्या मामला है? देखिए, मामला साफ है, समस्या बढ़ रही है। पैसा एक वजह है उसकी, लेकिन सिर्फ पैसा एक वजह नहीं है कि ये हम मान के नहीं चलें कि हर अस्पताल सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिजेरियन किया जा रहा है। दूसरी यह है कि जैसे जो एक नया वर्ग हमारा तैयार हुआ है, नौकरी पेशा लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो ये थोड़ा सा मेंटल भी ये रहता है कि मानसिक एक दबाव रहता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेके कि हमें भाई थोड़ा सा आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो सब कुछ फिट हैं, सुरक्षा की भावना रहती है, लेकिन वो महिला मानसिक रूप से तैयार नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो उस स्थिति में भी डॉक्टर को, बल्कि उसके फिजिकल पैरामीटर सारे ठीक भी होंगे, अगर वो लड़की या वो लेडी मानसिक रूप से तैयार नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वहाँ भी हो सकता है डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़े, ठीक है भाई सिजेरियन ऑपरेशन का होना चाहिए। ये एक समस्या है। अब इस समस्या को कैसे निपटा जाए, इस पर काफ़ी बातें हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हुई हैं। अभी जैसे बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नड्डा जी को एक लेटर भी लिखा है कि आप ये समस्या बढ़ रही है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको ऑनलाइन कीजिए इनके डाटा। लेकिन डाटा ऑनलाइन करने से भी क्या होगा, अगर एक बार सर्जरी हो जाएगी उसके बाद डाटा को ऑनलाइन कितना सही है, कौन चेक करने जा रहा है? तो इसकी समस्या के लिए एक ये प्रयास ये हो रहा है कि जो एक प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना की जा रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की मदद से उसमें प्राइवेट डॉक्टर को भी ऑन बोर्ड लाया गया है जी। तो उसमें यह है कि महीने की 9 तारीख को जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं। और सरकार चाहती है कि प्राइवेट डॉक्टर जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन में आ जाए,
ताकि वहाँ पर आके वो चेकअप करें और एक दोनों में एक ऐसा विश्वास बहाली का माहौल बने कि जो सरकार चाहती है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो, ये एक मतलब एक आपसी एक प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें आगे आगे अभी काम शुरुआत की है, तो ये अच्छा आइडिया है। दिया रहे साहब, आप कुछ हमने ये जो अब जरा साहब ने बताया, हमने प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हमने अडॉप्ट कर लिया है। हमने हमारी स्टेट ब्रांचेस को, लोकल ब्रांचेस को कहा है कि हर महीने की 9 तारीख को आप एंटीनेटल केयर फ्री सर्विसेज दीजिए। लेडीज को जो आपके पास आती हैं उनको फ्री सर्विसेज दीजिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब पैसे की बात आई है, मैं कुछ डॉक्टरों के आपको नाम दे सकता हूं, अस्पतालों के नाम दे सकता हूं, जहां पे उन्होंने लिख के रखा है कि अगर आप सिजेरियन कराओ तो भी इतना खर्चा है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ तो भी इतना खर्चा है। तो पैसे वाला सेकंड चीज, कुछ लोगों ने यहां तक किया है कि अगर आपने बेबी गर्ल डिलीवर की तो हम आपसे सर्जरी उसका नॉर्मल डिलीवरी का पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं जी। तो हमारे हर तरह के लोग हैं हमारे पास। नहीं, इस पे मैं जोड़ना चाहूंगी, मैं कहूंगी कि योगदान हम एंटीनेटल केयर में देने से हर महीने की उससे सिजेरियन रेट कम नहीं होंगे। सिजेरियन रेट कम करने के लिए एक तो आपको इस बात को बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा करनी पड़ेगी, समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा पॉपुलराइज करें कि सिजेरियन के क्या नुकसान है, नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे हैं। दूसरे मैं तो कहूंगी डॉक्टर्स को अगर पैसे की बात आती है इंसेंटिव दीजिए, आप नॉर्मल डिलीवरी की उनकी फीस बढ़ाइए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी रात भर डॉक्टर बैठा रहता है और सिजेरियन तो 1 घंटे में सिजेरियन किया, अपने घर जाके सोए। बिल्कुल वही जवाबदेही की बात है। मैं तीनों मेहमानों से अपने लास्ट कमेंट जानना चाहूंगा कि हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये जो प्रतिशत के मामले जो बढ़ रहे हैं, जो सिजेरियन ऑपरेशन के मामले बढ़ रहे हैं, ये सुखद संकेत तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं, हम इस पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं? डॉक्टर DRI साहब। देखिए, डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ का। जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को ये नहीं समझा पाएंगे कि ये प्रकृति का नियम है और ये हर एक के साथ होगा, तो अगर वो अपने आप को इस तरह से ढाल लें कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, सेंसिटाइज अपने आप को हो जाएं, तो मैं सोचता हूं कि कई चीजें हम वहीं पर कम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो स्वास्थ्य की प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान जिस प्रिकॉशंस को लेना चाहिए उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, ताकि वो हेल्थी चलती फिरती जाए, तो हम जागरूक हो मदन जी। मुझे लगता है कि एक तो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट और ट्रीटमेंट का ऑडिट प्लस एक व्यापक जागरूकता अभियान जिसमें डॉक्टर भी साथ दें और एक सरकार की तरफ से भी हो, वो चलाया जाना चाहिए इसके लिए, और वो कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं कि 1 हफ्ते चलाया उसके बाद बंद कर दिया, वो हमेशा होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। डॉक्टर रजनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर पहला बच्चा सिजेरियन हो गया तो क्या आगे जो बच्चे होंगे वो सिजेरियन होंगे? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोबारा भी सिजेरियन होता है, लेकिन बहुत सारे परसेंटेज में दोबारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सिर्फ यह है कि उसमें मॉनिटरिंग और ज्यादा चाहिए और बहुत सारे लोग उसकी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की थी। हम जानने के लिए चर्चा कर रहे थे कि जो सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े निकल के आए हैं दिल्ली और मुंबई से, कि जो सिजेरियन ऑपरेशन के जो मामले हैं उनमें 150% की बढ़ोतरी हुई अकेले मुंबई शहर में। ऐसे ही आंकड़े दिल्ली के भी हैं। कमोबेश शहरों के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा हैं और इसमें प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी भूमिका बहुत है, जो छोटे नर्सिंग होम हैं उनकी भूमिका बहुत है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें उनके जो आंकड़ों को देखें तो वहाँ पर अभी भी जो है नॉर्मल ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं और जो सामान्य प्रसव से ही बच्चे वहाँ होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है जाने-खक, कमरे नंबर 226, कोपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।